हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द फिजिकल वर्ल्ड। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद अब आते हैं फ्लक्स पे। तो फील्ड क्या होती है? फील्ड होती है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो किसी चार्ज के आसपास होती है। अच्छा, और वो कहाँ तक फैलती है? इन्फिनिटी तक जाती है। लेकिन आज हमें देखना है कि वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर किसी एरिया से पास होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एग्जैक्टली उसको बोलते हैं फ्लक्स। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अच्छा, सिमिलर टू इसी की तरह होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। उसमें क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड पास होगा। तो अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है पर्टिकुलर एरिया में से उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड पास होती है पर्टिकुलर एरिया में से उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू पर्टिकुलर एरिया। किसी भी एरिया में से जितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है उसको बोलते हैं फ्लक्स। सो फ्लक्स का जो फॉर्मूला है हम लिखते हैं फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो आप जानते हो, हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है क्योंकि उसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। लेकिन एरिया क्या वेक्टर होता है? ये एक नई चीज़ है यहाँ पे। सो आप समझेंगे पहले एरिया क्या होता है, एरिया वेक्टर क्या होता है, उसके बाद हम चलेंगे फ्लक्स पे। नाउ अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर जिसका साइड ए है, सो ऑफकोर्स आप बताओगे कि एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर। सिंपल। अगर यहाँ पर एक रेक्टेंगल है लेंथ एंड ब्रेथ का, मैं आपको पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो आप बताओगे लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एरिया का मैग्नीट्यूड्स है, डायरेक्शन नहीं है। तो हम एक्चुअल एरिया लिखते कैसे? अगर आप लोअर क्लास में पढ़ोगे 10th में 9th में तो आपको एरिया ऐसे ही दिखाई देगा या फिर ऐसे ही आप लिखोगे एरिया को। बट जब आप आओगे टेक्निकल 11th और 12th में जब आ जाओगे तो आप एरिया को ऐसे नहीं लिखोगे। एरिया को आप लिखोगे वेक्टर फॉर्मेट में। द एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू साइड इंटू साइड, ए बी इंटू बी सी का वेक्टर। सपोज करो कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पे एक स्क्वायर है ऑफ साइड ए, स्क्वायर है ए बी सी और डी। अब एरिया क्या होगा? ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर नो आप जानते हो कि ए बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए बी मैग्नीट्यूड इंटू ए बी यूनिट वेक्टर। सो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है? ए बी का मैग्नीट्यूड है ए और उसका वेक्टर किधर है? टुवर्ड्स वाई एक्सिस, इसका मतलब जे कैप, फिर क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड ए है इंटू बी सी का यूनिट वेक्टर, क्योंकि वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो ये हो जाएगा आई कैप। नो ए इंटू ए, ये हो गया ए स्क्वायर जे कैप क्रॉस आई कैप। अब तो जे क्रॉस आई क्या होता है? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, अब जानते हो चेन रूल, तो जे क्रॉस आई ये हो जाएगा माइनस के कैप। तो एरिया जो है उसका मैग्नीट्यूड हो गया ए स्क्वायर, बट उसका जो वेक्टर डायरेक्शन है वो है माइनस के कैप। अब माइनस के कैप किधर होगा? इधर बाहर जेड आ रहा है तो ये हो गया प्लस के कैप, अंदर की तरफ माइनस के कैप। सो इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ है, इनसाइड द बोर्ड। सो दिस इज द एरिया वेक्टर इनसाइड दिस, अंदर। अगर मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ले लिया इधर ऐसे, इस प्लेन में एक्स जेड प्लेन में, ए बी सी और डी। अब मुझे इसका एरिया फाइंड करना है, एरिया वेक्टर। साइड सेम ए लेते हैं, सो एरिया वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है? ए, और डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आई कैप क्रॉस बी सी क्योंकि वो जेड प्लेन में है तो इसका जो डायरेक्शन वो बाहर होगा, बी सी का मैग्नीट्यूड ए होगा और बाहर की तरफ डायरेक्शन के कैप क्योंकि अलॉन्ग जेड एक्सिस है। अब इसको सॉल्व करो, ये हो गया ए स्क्वायर आई कैप क्रॉस के कैप। अच्छा, आई क्रॉस के ये हो जाएगा माइनस जे कैप।
सो माइनस जे मीन्स वॉट, माइनस जे का मतलब कि नेगेटिव वाई एक्सिस में, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये नीचे की तरफ होगा एरिया वेक्टर। अच्छा, अब दोनों केस में इसका इनसाइड है। अब दोनों केस में अगर मैंने ए बी क्रॉस बी सी लिया है तो मैं ए डी क्रॉस डी बी से ले सकता हूँ, ए डी क्रॉस डी सी ले सकता हूँ मैं। सो अगर मैं ए डी क्रॉस डी डी ले लूँ, ए डी वैक्टर क्रॉस डी सी वैक्टर, ए डी मैग्नीट्यूड ए, डायरेक्शन आई कैप क्रॉस ए, डी सी ऊपर हो गया जे कैप, तो दिस बिकम्स ए स्क्वायर आई क्रॉस जे, ये हो जाएगा के कैप। इसका मतलब अगर मैं ए डी क्रॉस डी सी ले लूँ तो इस बार क्या हो गया, एरिया वेक्टर आउटवर्ड्स, लास्ट टाइम कैसा था, इनवर्ड्स। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं ए डी क्रॉस डी सी ले लूँ तो यहाँ पे कैसा होगा डायरेक्शन, ये आउटवर्ड्स होगा एरिया वेक्टर, एक डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा और एक डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा, और दोनों ही डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। इधर भी मेरा प्लेन ऐसा है स्क्वायर, एरिया वेक्टर एक ऊपर आएगा और एक नीचे की तरफ आएगा। सो देयर विल बी ऑलवेज टू एरिया वेक्टर्स, किसी भी एक प्लेन की शीट के लिए दो एरिया वेक्टर्स होंगे। अब वो डिपेंड करता है हमारे के ऊपर कि हम कौन सा एरिया लेना चाहते हैं, या फिर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ है, उसके अकॉर्डिंग हम लेते हैं एरिया वेक्टर्स। अच्छा, ये तो हो गया ओपन ऑब्जेक्ट्स, जैसे ये ओपन ऑब्जेक्ट है, क्लोज नहीं है। अगर कोई क्लोज ऑब्जेक्ट हुआ तो उस केस में हम एरिया वेक्टर को कैसे लेते हैं, फॉर क्लोज वेक्टर या फिर फॉर क्लोज ऑब्जेक्ट। क्लोज ऑब्जेक्ट जैसे क्यूब ले लेते हैं हम, एक क्यूब, है मेरे पास, अब ये क्यूब जो है वो एक क्लोज कंटेनर है, ओपन कंटेनर नहीं है या ओपन ऑब्जेक्ट नहीं है, क्लोज है। अब इसके कितने सरफेस, कितने स्क्वायर्स यहाँ पे, देयर आर 6 स्क्वायर्स, यहाँ पे 6 स्क्वायर है और हर एक स्क्वायर का 2 एरिया वेक्टर्स होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 12 एरिया वेक्टर्स होंगे। जैसे देखो ये फर्स्ट एरिया, जैसे ये वाला हम लेते हैं, ये वाला फेस, तो इस फेस के मेरे पास 2 एरिया वेक्टर्स होंगे, एक एरिया वेक्टर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड और दूसरा एरिया वेक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली ये जो एरिया है इसके भी 2 एरिया वेक्टर्स होंगे, एक होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर, एक होगा अपवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। लेकिन हमें ये इनसाइड वाला एरिया नहीं लेना है, ये ध्यान रखना, जब भी कोई क्लोज कंटेनर होगा उसका एरिया वेक्टर कौन सा लेना, हमें ओनली द आउटवर्ड पार्ट, जो बाहर की तरफ होता है हमें वही एरिया वेक्टर लेना है, ओनली आउटवर्ड पार्ट। तो बताओ इसका आउटवर्ड पार्ट डाउनवर्ड आएगा, इस एरिया का ये जो एरिया है, ये जो प्लेट है, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड आएगा इधर, इस एरिया का आउटवर्ड इधर आएगा। सो टोटल देयर आर 6 एरिया वेक्टर्स फॉर क्यूब, क्योंकि यहाँ पे 6 सरफेस है। अब सपोज सिलेंडर, मेरे पास एक सिलेंडर है, ये भी क्लोज है। अब इस सिलेंडर के पास मेरे पास सरफेस कितने हैं, देखो पहला एरिया ये वाला, ये सरफेस है सर्कुलर सरफेस, दूसरा सर्कुलर सरफेस ये है, और तीसरा सरफेस जो है वो एक कर्व पार्ट है ना? तो देयर आर 3 एरिया, यहाँ पे 3 एरिया है, 2 एरिया सर्कुलर पार्ट है और तीसरा एरिया कर्व वाला पार्ट, दैट कर्व पार्ट। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि किसी भी क्लोज पार्ट के अंदर एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, हमेशा आउटवर्ड्स। तो इस एरिया के लिए, ये जो सर्कुलर एरिया है, इसके लिए 2 एरिया वेक्टर्स होंगे, एक आउटवर्ड्स और एक इनवर्ड्स, बट हमें कौन सा लेना है, आउटवर्ड्स। इसके लिए भी कौन सा लोगे, आउटवर्ड्स। अब ये जो एरिया है, ये वाला कर्व पार्ट, अब इस कर्व पार्ट के एरिया वेक्टर्स 2 होंगे, ये कर्व पार्ट है, एक एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा और एक एरिया वेक्टर अंदर की तरफ होगा, बट हमें कौन सा लेना है, हमें लेना है बाहर वाला पार्ट। सो ये वाला हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ लेंगे बाहर वाला पार्ट एरिया वेक्टर। तो ये सारे के सारे एरिया वेक्टर आप कंसीडर करोगे फॉर अ क्लोज पार्ट। अच्छा, फॉर ओपन पार्ट
अगर मेरे पास ओपन शीट है, मेरे पास स्क्वायर शीट है, अब इस एरिया के लिए मेरे पास दो एरिया वेक्टर्स होंगे, एक बाहर की तरफ, एक राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे आप दोनों कंसीडर कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। ये समझ में आ गया? सो अब समराइज करते हैं इसको फटाफट। फॉर अ ओपन एरिया यू विल टेक द एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमेशा परपेंडिकुलर आएगा वो, क्योंकि हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं दो वेक्टर्स का। और अगर कोई क्लोज कंटेनर है जैसे क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, उस केस में एरिया वेक्टर हमेशा कौन सा लेना है? बाहर वाला। ये तो हो गया बात एरिया की। अब इसको फॉर्मूले को आगे ले चलते हैं। इट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, दैट मीन्स इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अगर डॉट प्रोडक्ट होगा तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे हम? ई ए कॉस थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन 3 पैरामीटर्स। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड, सेकेंड एरिया वेक्टर, या फिर एरिया ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे वेक्टर नहीं है, ओनली एरिया, और थर्ड है थीटा। तीनों को देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले फ्लक्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, पहला पैरामीटर। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज़्यादा फ्लक्स होगा। कंसिडर करते हैं छोटा सा एरिया, ये वाला पार्ट, एरिया कांस्टेंट है इस केस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड्स यहाँ से पास हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है इस एरिया में से। ज़रा बताओ इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है? हाउ मेनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, ओनली 3, 1, 2 एंड 3। सो इस केस में जो फ्लक्स होगा फर्स्ट केस में वो होगा 3, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहा हूँ मैं 3। नेक्स्ट, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा दूँ, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे इस, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ गई। अब देखो अब कितने पास हो रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो देयर आर 7 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ा दिया तो फ्लक्स इंक्रीज हो गया, सिंपल एज दैट। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बढ़ाओगे? चार्ज बढ़ा के, यू विल इंक्रीज द चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। नेक्स्ट सेकेंड आते हैं हम, फाई डिपेंड्स ऑन एरिया। अच्छा, पहले एरिया ये था, अब क्या करना है? इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और ये पर्टिकुलर एरिया है। अब बताओ इस एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है? 2। सो फाई कितना हो गया? 2, ओनली 2 लाइन्स आर पासिंग, तो फ्लक्स भी 2। अगर मैं एरिया को इंक्रीज कर दूं, इफ आई इंक्रीज द एरिया, ऐसे मैंने एरिया को बढ़ा दिया, अब कितने पास हो रही है? 1, 2, 3, 4। सो देयर आर 4 लाइन्स पासिंग। सो ये एरिया इंक्रीज होने पे फ्लक्स भी इंक्रीज होगा क्योंकि ज़्यादा लाइन पास हो गई उस एरिया में से। नाउ थर्ड डिपेंडेंसी, थीटा। अच्छा, इट इज डिपेंड ऑन कॉस थीटा नॉट साइन थीटा। अब कॉस थीटा साइन थीटा का थोड़ा डिफरेंस अलग अलग है ना, दोनों उल्टे एक दूसरे के। अगर थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा इंक्रीज होगा, लेकिन कॉस थीटा डिक्रीज होगा। इसका मतलब फ्लक्स भी डिक्रीज होना चाहिए, फ्लक्स भी डिक्रीज होगा। सो थीटा इंक्रीज तो फ्लक्स डिक्रीज। अब इसको समझते हैं। लेट अस टेक, ये एरिया है, कांस्टेंट एरिया है, और ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दिस इज योर एरिया वेक्टर, और ये जो रेड वाला पार्ट है दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा बताओ ध्यान से, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? एंगल इज 0। सो ओवर हियर योर थीटा इक्वल्स टू 0। सो कॉस 0 की वैल्यू 1। सो फ्लक्स फाई इक्वल्स टू ई ए। फ्लक्स यहाँ पे ये हो गया, मीन्स मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है। नाउ अब मैं एंगल को इंक्रीज कर रहा हूँ। ये मैं इसको थोड़ा सा डिल्ट कर दिया। एरिया वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑलवेज, ये एरिया वेक्टर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी उसी तरफ है, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है।
हमने क्या किया, सिर्फ एंगल को चेंज किया, एंगल थीटा, सपोज थीटा की वैल्यू है 30। नाउ इफ आई इंक्रीज द एंगल थीटा, अब देखो इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कम हो जाएगी, क्योंकि देखो ये मेरे पास एक सरफेस था इनिशियली, यहाँ ये वाला पार्ट इनिशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो रही है। सो अब अगर सरफेस ऐसा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सब पास हो जाएंगी, क्योंकि सरफेस परपेंडिकुलर है, ऐसा रखा हुआ है सरफेस। तो अगर मैं एरिया को ऐसे कर दूँ, अगर मैं इस एरिया को ऐसे कर दूँ, टिल्ट कर दूँ, हाँ ऐसे टिल्ट कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जा रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, इसमें से कम पास होगी। अगर मैं इसको पूरे के पूरे ऐसे कर दूँ हॉरिजॉन्टली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इससे टच होकर जाएगी, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके अंदर से पास नहीं होगी, इसको टच करके बाहर निकल जाएगी। सो अगर मेरा सरफेस पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो फ्लक्स ज़ीरो है, क्योंकि इस केस में जो एरिया वेक्टर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्रीज, और cos 90 होता है 0, इसलिए फ्लक्स की वैल्यू 0। यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम था, इस केस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में अगर एंगल थीटा हुआ तो इट विल बी बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम। सो इस केस में अगर एंगल थीटा है, सो थीटा इक्वल्स टू 60, सो cos 60 की वैल्यू हाफ, इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू हो गई EA/2, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हाफ हो गया। अगर मैं इसको और टिल्ट कर दूँ, ऐसे एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी उसी डायरेक्शन में होगा। नाउ इस केस में एंगल हो गया 90 डिग्री, सो फ्लक्स की वैल्यू 0। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये डिपेंड करता है 3 पैरामीटर्स पे, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा एरिया वेक्टर या फिर एरिया, थर्ड एंगल, ना एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो ये तो बात हो गई फ्लक्स के बारे में कि फ्लक्स के जो फॉर्मूला है E.A वेक्टर, E a cos थीटा मैग्नीट्यूड है, इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स E, A एंड थीटा। बट अब हमें ये समझना है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है ना, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये स्केलर क्वांटिटी। बट जरा सोच के देखो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी एरिया के अंदर से पास होने के बाद भी तो वेक्टर होना चाहिए। सिंपली फ्लक्स क्या होता है, इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होनी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही होती है। तो बट डिफरेंस ये है कि किसी एरिया से पास हो रही है। अच्छा मैं अगर एरिया हटा दूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर जा रही है, अगर एरिया रहेगा तभी तो जा रही है। बट तो डिफरेंस क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पहले वेक्टर था अब किसी एरिया से पास होगा तो वो स्केलर बन गया, ऐसा कैसा हो गया, रहना चाहिए वेक्टर। सो अब हम समझते हैं कि ये स्केलर कैसे हो गया, वही चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही है बट वो स्केलर है, मतलब उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ओके, इसको समझते एक सिंपल एग्जांपल से। फाई कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेक्टर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एज्यूम करो कि ये एयर है, कि एक हवा है। सपोज मेरे पास एक कमरा है, एक रूम है, और इस रूम के अंदर 2 खिड़की है। ये 2 खिड़कियां हैं और हवा ऐसे आ रही है, एयर, चलती हुई हवा या बहती हुई हवा। तो चलती हुई हवा आ रही है, मूविंग एयर। अब बताओ एक हवा जो चल रही है तो चलती हुई हवा का डायरेक्शन होता है, क्योंकि वो चल रही है, उस तरफ चल रही है या फिर इस तरफ चल रही है, तो चलती हुई हवा का डायरेक्शन होता है। सो ये जो पैरामीटर है जो चल रहा है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था, यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है। अच्छा नाउ जब ये हवा आई इस कमरे के अंदर, फिर यहाँ से बाहर चली गई, तो ये भी कैसी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये हवा चल रही है, मूविंग एयर है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक ये खिड़की को बंद कर दूँ, इसको बंद कर दूँ, तो बताओ जितनी भी हवा है कि सारी हवा यहाँ पे आके भर जाएगी अंदर,
हवा भर गई, तो भरी हुई हवा का डायरेक्शन होता क्या? भरी हुई हवा का डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये जो एयर है ये रेस्ट एयर है। रेस्ट एयर इज नॉट मूविंग, इसका मतलब ये कैसे क्वांटिटी है? ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन नहीं है, ये मूव नहीं कर रहा है ना। लेकिन वही हवा जब बाहर थी तब मूव कर रही थी। इसका मतलब एक हवा जो पहले मूव कर रही है तो वो वेक्टर क्वांटिटी थी, अब वही हवा जब अंदर भर गई वो स्केलर क्वांटिटी बन गई, क्योंकि वो मूव नहीं कर रही है। तो एग्जैक्टली इसी तरह ये जो हवा जो चल रही है इसको हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, और ये जो हवा जो भर गई है इसको हम कंपेयर करते हैं फ्लक्स से। है वही चीज़, ये भी हवा ये भी हवा, बट ये वाली हवा कौन सी है? चलने वाली हवा। ये हवा कौन सी है? रेस्ट हवा, मतलब जो रुकी हुई हवा है, जो भरी हुई हवा है। ये समझ में कि बेसिक फिनोमेना कि क्यों ये स्केलर है और क्यों ये वेक्टर है। एक सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि वाई फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी एंड वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब समझते हैं इसको बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी एरिया से कितना पास होता है और कैसे पास होता है, और क्या ये हवा है। ये जो हवा के हमने जो एग्जांपल लिया है, हमने ये क्यों लिया है, ये आपको समझ में आएगा जब अभी हम एग्जांपल्स करेंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास एक शीट है, रेक्टेंगल शीट। इसका एरिया वेक्टर राइट हैंड साइड डायरेक्शन में और एक एरिया वेक्टर पीछे आएगा, क्योंकि किसी भी प्लेन शीट के दो एरिया वेक्टर्स होते हैं। और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर किया है इन दिस डायरेक्शन, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताओ इस कंडीशन में यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, सो द एंगल बिटवीन द टू कितना है? 0 है एंगल दोनों के बीच में। cos 0 की वैल्यू 1, सो फाई कितना हुआ? EA। अब यहाँ पे आता है, इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी है, एरिया वेक्टर पीछे है, तो बताओ एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इट इज 180 डिग्रीज। थीटा की वैल्यू 180, सो व्हाट इज cos 180? -1, सो फ्लक्स कितना हुआ? -EA। अच्छा, इस केस में इस सरफेस के इस तरफ फ्लक्स है -EA और इस सरफेस के इस तरफ है फ्लक्स +EA। सो बताओ व्हाट इज द नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर एरिया? फाइन नेट, ये हो जाएगा दिस प्लस दिस, इसका मतलब 0, तो देयर इज नो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई भी हवा नहीं भर रही है। याद है आपको, हमने फ्लक्स को कंपेयर किया था हवा से। इसका मतलब ये हो कि इस एरिया में से कोई भी हवा नहीं भर रही है, जितनी हवा आई उतनी हवा गई, सो हवा भर नहीं रही है। और हवा नहीं भरेगी तो फ्लक्स 0। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं 3D का। हमने क्यूब ले लिया, क्यूब। अब इसके 6 सरफेस है, तो यहाँ पे 6 एरिया वेक्टर्स होंगे। फर्स्ट एरिया वेक्टर राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, सेकेंड इधर पीछे की तरफ एरिया वेक्टर, फिर इस वाले सरफेस का ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर, इस वाले सरफेस का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर। ये जो सरफेस है आगे वाला, इसका एरिया वेक्टर बाहर होगा और उसके पीछे वाले का एरिया वेक्टर इनसाइड द बोर्ड, अंदर की तरफ। देयर आर 6 एरिया वेक्टर्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी पास हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अच्छा, अब इस देखते हैं इस केस में। इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या दोनों सेम डायरेक्शन में? तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0, तो बताओ फ्लक्स कितना हो जाएगा? EA, मैक्सिमम फ्लक्स। इस सरफेस के लिए, ये सरफेस है इसके लिए एरिया वेक्टर पीछे की तरफ हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो यहाँ पे? 180 cos 180 -1, सो फ्लक्स इक्वल्स टू -EA। अब इस एरिया वेक्टर के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इधर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। तो इस केस में फ्लक्स की वैल्यू 0, इस केस में फ्लक्स की वैल्यू 0। अब 2 सरफेस बच गए। आगे
आगे वाला का भी जीरो होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है आगे राइट हैंड डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, परपेंडिकुलर है। सिमिलरली पीछे वाला भी जीरो। सो बताओ अब नेट फ्लक्स कितना होगा, इसका है माइनस ई ए, इसका प्लस ई ए, इसका जीरो, इसका जीरो, जीरो जीरो। सो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस केस के अंदर भी जीरो। दैट मीन्स इस केस के अंदर भी आपकी हवा नहीं भर रही है, जितनी हवा आई उतनी हवा गई, कोई हवा नहीं भर रही है, तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो। तो हवा कब भरेगी, हवा कब भरेगी वो देखते हैं। अब इस केस में मेरा जो चार्ज था, चार्ज कहीं बाहर था, इस क्यूब के बाहर था चार्ज, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। अब हम क्या करते हैं, उस चार्ज को अंदर रखते हैं। नाउ वी आर कीपिंग द चार्ज इनसाइड द क्यूब। हम चार्ज को अंदर रखते हैं और फिर देखते हैं कि मेरा फ्लक्स क्या होता है और मेरी हवा कैसे भरती है। इस बार चार्ज अंदर है, प्लस क्यू। फिर से वही चीज़, एरिया वेक्टर्स, देयर आर 6 एरिया वेक्टर्स। इसका एरिया वेक्टर राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका एरिया वेक्टर बैकवर्ड डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इसका आउटवर्ड, इसका इनवर्ड। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आ जाएगा अवे, इधर इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर जाएगा ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे भी अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यहाँ पे भी अवे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इधर भी बाहर की तरफ आएगा, उधर अंदर की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल 0, फाई इक्वल्स टू ई ए, यहाँ पे एंगल 0, फाई ई ए, यहाँ पे एंगल फिर 0। देखो यहाँ पे इन दोनों में किसमें डिफरेंस था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही थी क्योंकि चार्ज कहीं ना कहीं इस तरफ रखा हुआ था। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज इस बार अंदर है। इधर भी एंगल 0, सो फाइज ई ए, यहाँ पे एंगल 0, सो फाइज ई ए। सो बताओ हर केस के अंदर कुछ ना कुछ फ्लक्स मिल रहा है आपको ई ए। अब मेरे पास 6 सरफेस है तो मेरे पास 6 फ्लक्स होंगे। सो द टोटल नेट फ्लक्स इन दिस केस विल बी 6 ई ए। फील्ड 0 है, फ्लक्स 0 था तो हवा नहीं भर रही थी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे हवा नहीं भर रही है। हवा नहीं भरी तो हवा कितनी भर रही है, हवा है 6 ई है ना। हवा मीन्स व्हाट, हवा मीन्स चार्ज। यहाँ पे जो फ्लक्स है वो कितना है, 6 ई ए फ्लक्स है। इसका मतलब कुछ ना कुछ हवा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज है। कितना चार्ज है, एक चार्ज है। तो एक चार्ज के अकॉर्डिंग मेरा फ्लक्स कितना हुआ, 6 ई है। अगर 2 चार्ज होंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 12 ई है, डबल हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द चार्जेस। तो इसी तरह से अगर मैं अंदर चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज कर दूं तो मेरा फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, और चार्ज इंक्रीज होने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना। तो चार्ज इंक्रीज हुआ तो मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंक्रीज हो गया, और चार्ज इंक्रीज हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो गया। अच्छा, अब अंदर एक माइनस चार्ज को रखते हैं। अंदर हम क्या करेंगे, अंदर एक माइनस क्यू चार्ज रखते हैं। अब यहाँ पे अंदर एक माइनस क्यू चार्ज को रखो, माइनस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकल रहा था। कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, 6 ई ए। माइनस चार्ज की वजह से उतना ही फ्लक्स अंदर जाएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड आर टूवर्ड्स नेगेटिव चार्जेस। सो बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज अंदर फ्लक्स कितना होगा, फाई नेट गोइंग इनसाइड विल बी -6 ई ए। तो बताओ नेट फ्लक्स कितना हुआ, 0। अच्छा, अगर मैं एक और चार्ज रख दूँ यहाँ पे प्लस क्यू, तो बताओ इस केस के अंदर नेट फ्लक्स कितना होगा, नेट फ्लक्स विल बी 6 ई ए पॉजिटिव में, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया और बच्चा मेरे पास ओनली एक चार्ज, तो इसकी वजह से 6 ई ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अंदर जितना भी चार्ज है उसी के अकॉर्डिंग आपका फ्लक्स डिसाइड होता है। और जितना भी चार्ज का मतलब इन टेक्निकल वर्ड विल यूज एल्जेब्रिक सम।
एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। एल्जेब्रिक सम का मतलब उन चार्ज के साइन के साथ में लेना है और उनको सम करना है। जैसे यहाँ पे अब 3 चार्जेस है, +q एंड -q, सो नेट चार्ज विल बी +q। सो इसका मतलब ये हो कि मेरा जो फ्लक्स है दैट डिपेंड्स अपॉन द एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्जेस। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि फाई इज प्रोपोर्शनल टू, एल्जेब्रिक सम को कैसे लिखते हैं हम, समेशन ऑफ q। जितना चार्ज इंक्रीज होगा उतना ही मेरा फ्लक्स इंक्रीज होगा। अब यही चीज़ को हम आगे ले जाएंगे गॉस लॉ में, यही चीज़ आगे आएगा गॉस लॉ में। तो गॉस लॉ होता क्या, अभी इसी का थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं आगे। गॉस लॉ को पूरा नहीं पढ़ेंगे हम, बस गॉस लॉ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आएगा यहाँ पे कि गॉस लॉ का फॉर्मूला होता क्या है, क्योंकि लिंक्ड है दोनों फ्लक्स के साथ, इसीलिए हम इसी टॉपिक में कवर करते हैं गॉस लॉ। अभी तक हमने पढ़ा है फ्लक्स इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, ठीक है। नाउ इसका एक छोटा सा एग्जांपल कि मेरे पास एक एरिया है कुछ ना कुछ, ये उसका एरिया वेक्टर है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो इसका कुछ ऐसा होता है फॉर्मूला। नाउ ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब मेरा एरिया कांस्टेंट है, मीन्स एक ऐसी चीज़ जिसका एरिया कुछ ना कुछ फिक्स होता है। जैसे स्क्वायर का एरिया फिक्स है a², रेक्टेंगल का फिक्स है लेंथ इनटू ब्रेथ, सर्कुलर शेप का एरिया फिक्स है πr²। तो ये फॉर्मूला हमें तभी यूज़ करना है जब आपका एरिया फिक्स होता है। बट अगर आपका एरिया फिक्स नहीं है तब क्या करते हैं, जैसे कोई आर्बिट्रेरी सरफेस हो गया, ये कोई आर्बिट्रेरी सरफेस, ठीक है। अब इस केस के अंदर एरिया फिक्स नहीं है, पता नहीं क्या एरिया है उसका, और अंदर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर एक चार्ज है +q चार्ज ना। +q चार्ज की वजह से बाहर की तरफ फ्लक्स कितना जाएगा, अगर ये होता क्यूब सिंपल, अगर इसको हटा के मैं अगर क्यूब बनाता तो क्यूब के अंदर अगर +q रखता तो क्यूब के लिए फ्लक्स कितना होता 6EA, क्योंकि उसका एरिया फिक्स था, हर एक का एरिया फिक्स था, इसलिए हमने लिखा था 6EA। बट इस केस के अंदर इसका एरिया फिक्स नहीं है। एरिया फिक्स नहीं है तो उसको कैसे डील करेंगे आप। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ जाएगी सारी की सारी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये सब ऐसे जाएगी। अब फ्लक्स को फाइंड करने के लिए मेरे पास एरिया होना चाहिए, तो अब यहाँ पे हम एरिया लेंगे नहीं, विल टेक अ स्मॉल एरिया। इस फॉर्मूले के अंदर जो एरिया है वो कांस्टेंट है और यहाँ पे जो एरिया है वो वेरिएबल है। तो अगर वेरिएबल एरिया है हर जगह पे, और उस केस में अगर हम एक छोटा सा पार्ट लेते हैं, वो एरिया क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। जो छोटा सा पार्ट है, दैट स्मॉल पार्ट विल बिहेव एज अ कांस्टेंट एरिया। जैसे छोटा पार्ट ले लिया मैंने, इस छोटे पार्ट का जो एरिया वेक्टर होगा इस तरफ होगा, परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर सरफेस। छोटा एरिया है इसलिए हम लिखते हैं DA वेक्टर, स्मॉल एरिया इसलिए हमने DA लगा दिया आगे, DA वेक्टर स्मॉल एरिया, एंड द एंगल बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज थीटा। सो बताओ उस केस के अंदर ये जो छोटा सा एरिया हमने लिया हुआ है, इस छोटे से एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा उसका भी छोटा फ्लक्स होगा। सो स्मॉल फ्लक्स पासिंग टू दैट पर्टिकुलर एरिया, ये हो जाएगा d phi इज इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, इसको हम लिख सकते हैं EDA cos थीटा। ओके, सिमिलरली इधर भी तो एरिया वेक्टर होगा जो ऐसे जाएगा, इसका भी फ्लक्स आएगा d phi फ्लक्स इधर। सिमिलरली इधर भी छोटा एरिया होगा, यहाँ पे छोटा एरिया, यहाँ छोटा एरिया, यहाँ छोटा एरिया। मतलब ऐसे कितने सारे छोटे छोटे एरिया होंगे इस पूरे सरफेस पे, बहुत सारे। अगर मैं सारे d phi को ऐड करूँ तो क्या मुझे टोटल फ्लक्स मिलेगा। सो अब यहाँ पे टू फाइंड द टोटल फ्लक्स वी विल यूज इंटीग्रेशन मेथड। टोटल फ्लक्स phi इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ d phi। छोटे छोटे फ्लक्स का क्या करना मुझे, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला पार्ट E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ये हो गया मेरे पास टोटल फ्लक्स। अच्छा, अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था गॉस लॉ का था इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट फाई इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा समेशन क्यू। सो ये आ गया आपका इक्वेशन 1, और इसी के अंदर अगर मैं फ्लक्स लिखूँ फाई इट इज प्रोपोर्शनल टू समेशन ऑफ क्यू, इक्वेशन 2, क्योंकि यहाँ पे जितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है वो डिपेंड करता है कि अलजेब्रिक सम ऑफ चार्जेस इनसाइड दैट सरफेस, तो समेशन क्यू
अब इन दोनों को आप क्या करो, इक्वेट करो। सो मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू समेशन क्यू। इसको हटाओ तो कुछ कांस्टेंट आएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू समेशन क्यू। ये जो इक्वेशन है दिस इज योर गॉस लॉ, ये आपका गॉस लॉ है। सो गॉस लॉ इज द इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इक्वल्स टू 1/एप्सिलॉन नॉट समेशन क्यू। जब हम गॉस लॉ का वीडियो लेके आएंगे तो हम स्टार्ट यहीं से करेंगे, हम दोबारा इस पूरे को नहीं समझेंगे क्योंकि ये पूरा फ्लक्स के अंदर था और फ्लक्स के अंदर ही समझना थोड़ा सा ईजी होता है। इज इट क्लियर? तो अभी हम करते हैं क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर फ्लक्स। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इजी वाला, ये एरिया एक स्क्वायर है 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर और इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2 × 10⁻² न्यूटन पर कूलम। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन शीट, प्लेन शीट के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। सो यू हैव टू कैलकुलेट द फ्लक्स। सिंपल, फटाफट सॉल्व कर लो क्योंकि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में। सो थीटा की वैल्यू 0, सो थीटा 0 हो गया। सो फ्लक्स की वैल्यू हो गई E × A। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गिवन है 2 × 10⁻² इंटू एरिया इज व्हाट, साइड स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड ये हो जाएगा 2 × 10⁻² द होल स्क्वायर। कन्वर्ट करो मीटर में, मीटर में कन्वर्ट किया। सो ये हो गया 4 2 ज़ा 8 इंटू 10 पावर हो गया -4 और +2 -2। फ्लक्स की वैल्यू यूनिट वेबर। या फिर क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। उस पूरे को हम लिखते हैं वेबर। ये फ्लक्स का यूनिट है दिस वेबर। कोई भी फ्लक्स हो, चाहे वो मैग्नेटिक फ्लक्स हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, दोनों का यूनिट वेबर ही होता है। मेरे पास गिवन है एरिया वेक्टर 2i कैप + 3j कैप -4k कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर गिवन है 3i कैप + 2j कैप -3k कैप। फाइंड करो फ्लक्स की वैल्यू, ठीक, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है तो फ्लक्स की वैल्यू सिर्फ यूनिट आएगा, यहाँ पे i/j/k नहीं आएगा। चलो कैलकुलेट करो फटाफट। फ्लक्स इक्वल्स टू E वेक्टर डॉट A वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 3i कैप + 2j कैप -3k कैप डॉट 2i + 3j -4k। अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, i और i 1 हो जाता है तो ये हो जाएगा 6, j और j 1, ये हो गया अगेन +6 और ये हो गया -3 और -2 हो गया -+12 क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा 3 × 4 12। सो 12 + 12 ये हो गया 24 यूनिट वेबर। ओके, तो एक क्वेश्चन हो गया फॉर्मूले वाला मेथड, एक क्वेश्चन हो गया वेक्टर से। नेक्स्ट क्यूब गिवन और एक क्यूब के अंदर से एक वायर जा रहा है, वायर की कोई लेंथ है, उसके अंदर से जा रहा है। ये वायर जो है उसके अंदर से जा रहा है ना, सेंटर से पास हो रहा है। इस वायर की जो लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर्स और उस वायर पे जो चार्ज गिवन है मेरे पास, वायर के ऊपर चार्ज है, चार्ज ऑन द वायर इज 10 माइक्रोकूलम। मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग टू दैट पर्टिकुलर क्यूब और इसका साइड है 2 सेंटीमीटर, क्यूब का साइड। मुझे फाइंड करना है फ्लक्स पासिंग टू दिस क्यूब, इस क्यूब में से कितना फ्लक्स बाहर निकल रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना तो बाहर ही निकलेगा, तो कितना बाहर निकल रहा है वो फाइंड करना है। यहाँ पे फ्लक्स का हम वो वाला फॉर्मूला लेंगे, कौन सा वाला,
समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना, गॉस वाला फॉर्मूला। क्यों? क्योंकि हमें पता करना है कि अंदर चार्ज कितना है। सिंपल, जैसे हमने पढ़ा था ना, समेशन क्यू दैट फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू समेशन क्यू। जितना अंदर चार्ज होगा उतना ही तो फ्लक्स होगा। अब अंदर चार्ज कितना है वो मुझे फाइंड करना है। क्या अंदर पूरा का पूरा 10 माइक्रोकूलम चार्ज है? नहीं, क्योंकि इसका कुछ पार्ट बाहर है, तो पूरा का पूरा 10 नहीं है, 10 से थोड़ा कम है। कितना कम है? तो उसके लिए हम लेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी ये आगे आएगा, डोंट वरी। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी? कि चार्ज एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर पे कितना है। जैसे यहाँ पे इस पूरे वायर की लेंथ कितनी थी? 10 सेंटीमीटर्स, और चार्ज है 10 माइक्रोकूलम। तो बताओ 10 सेंटीमीटर पे चार्ज कितना है? 10 माइक्रोकूलम। 1 सेंटीमीटर पे कितना हुआ? 10 डिवाइडेड बाई 10 माइक्रोकूलम। इसका मतलब 1 माइक्रोकूलम। 1 सेंटीमीटर हो गया 1 माइक्रोकूलम। 2 सेंटीमीटर पे 2 माइक्रोकूलम, 3 पे 3। तो बताओ अंदर ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी होगी? जितना उसका साइड है, दैट मीन्स 2 सेंटीमीटर। तो बताओ 2 सेंटीमीटर पे कितना चार्ज हो गया? 2 माइक्रोकूलम। इसका मतलब अंदर चार्ज कितना है? 2 माइक्रोकूलम। और ये जो 1 सेंटीमीटर वाला जो चार्ज है, इसी को बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डेंसिटी, दैट इज इंडिकेटेड बाय लैम्डा। सो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना? अंदर चार्ज कितना है? अंदर चार्ज है 2 माइक्रोकूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12। ठीक, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा वेबर्स में। तो क्यूब पे बेस्ड कुछ फ्लक्स वाले क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या क्या वैरायटी हो सकती है इस वाले क्यूब में। हम चार्ज को अलग अलग जगह पर रख के देखते हैं और देखते हैं कि फ्लक्स कितना होता है। सबसे पहले हम चार्ज को रखते हैं सेंटर पे। क्यू चार्ज सेंटर पे रखा, इसकी वजह से हमने देखा था फ्लक्स कितना होता है 6 E है। या फिर हम फ्लक्स को लिखते हैं सिंपल गॉस के फॉर्मेट में। ये होगा समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ अंदर चार्ज कितना है? एक ही चार्ज है क्यू, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल, पूरा का पूरा पूरा का पूरा फ्लक्स इतना पास हो रहा है उस पर्टिकुलर क्यूब में से। अच्छा, दूसरा केस, अगर मैं चार्ज को रख दूं यहाँ पे, किसी भी एक फेस पे रखा मैंने, ये हमने कहाँ रखा था? सेंटर पे। ये हम रख रहे फेस पे, फिर हम आगे कहने का रखेंगे। तो अगर फेस पे रखा हुआ है तो बताओ इस चार्ज की वजह से इस वाले क्यूब के अंदर से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? हाँ, अब देखो यहाँ पे गड़बड़ है। अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँ तो समेशन क्यू का मतलब ये होगा कि अंदर चार्ज कितना है। तो अगर मैं अंदर को चार्ज देखूँ तो अंदर चार्ज नहीं है। अंदर चार्ज अगर नहीं है तो अंदर फ्लक्स भी नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला नहीं होना चाहिए फ्लक्स। लेकिन क्या फ्लक्स नहीं होगा? एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पास होगा हर जगह से, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा इस पर्टिकुलर क्यूब में से भी। इसमें से पास हो रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो इसमें फ्लक्स जीरो नहीं होगा। क्या होगा वो देखते हैं। क्या मैं इस चार्ज को इस की तरह अंदर ले आ सकता हूँ सेंटर पे? मतलब उसकी एक सिमेट्रिकल बनाना है मुझे। तो अगर मुझे सिमेट्रिकल बनाना है और अंदर लेके आना है तो ऐसा कैसा क्यूब में एक और रख दूँ मैं यहाँ पे बाजू बगल में, ऐसे 2 क्यूब रखें। तो क्या ये चार्ज उस पूरे बड़े क्यूब के अंदर आ गया अंदर? तो बताओ उस पूरे बड़े क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा बाहर? इतना, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर 2 क्यूब में से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है तो एक क्यूब में से कितना होगा? उसका हाफ। सो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स विल बी क्यू बाय 2
टू एप्सिलॉन नॉट, हाफ पास होगा, हाफ यहाँ से पास होगा और हाफ उसमें से पास होगा। ओके, अब थर्ड केस लेते हैं हम, एज मतलब मेरा चार्ज रखा हुआ है एज पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे एज पे रखा हुआ है चार्ज। फिर से वही चीज़, अगर मैं इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करूँ तो अंदर की तरफ तो कोई चार्ज नहीं है, फ्लक्स जीरो होना चाहिए, लेकिन अंदर फ्लक्स कुछ ना कुछ पास होगा बिकॉज ऑफ दिस चार्ज। अब कितना पास होगा वो डिसाइड करना है हमें। तो क्या मैं चार्ज को सेंटर पे ले आ सकता हूँ? कैसे? मैं ऐसे कैसे क्यूब कितना रखने पड़ेंगे मुझे? 4, एक इसके सामने, एक उसके बगल में और ऐसे, ठीक है। यहाँ पे 4 क्यूब रखूँगा मैं, तब जाके वो सेंटर पे आएगा, क्योंकि अभी इस पर वो एज पे रखा हुआ है। तो 4 क्यूब होंगे। तो अगर 4 क्यूब में से, अब ये 4 क्यूब बन गया बड़ा क्यूब, उस पूरे बड़े क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो सेंटर पे रखा हुआ चार्ज। उस 4 क्यूब में से पास हो रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो मतलब एक क्यूब में से कितना पास होगा? एक क्यूब में से पास होगा क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट, कॉर्नर पे, कॉर्नर मतलब यहाँ रखा हुआ है चार्ज। अब इस कॉर्नर पे रखा हुआ है, तो बताओ बिकॉज ऑफ दिस चार्ज इस वाले क्यूब में से कितना फ्लक्स पास होगा? तो पहली बात तो क्या करो, इस चार्ज को सेंटर पे लेके आओ। सेंटर पे लाने के लिए मेरे पास कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है? 8 क्यूब, क्योंकि 4 क्यूब चाहिए इस लोअर वाले प्लेन में और 4 क्यूब और चाहिए उसके अपर वाले प्लेन में, तो देयर विल बी 8 क्यूब्स। तो अगर 8 क्यूब में से पास हो रहा है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स, तो एक क्यूब में से कितना पास होगा? क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। So this is how you find a flux of different position of a charges for a cube. एक क्यूब के अलग अलग पोजीशंस पे चार्ज हम रखेंगे तो कितना फ्लक्स पास होगा उस पर्टिकुलर क्यूब में से। क्लियर हुआ ये बात? अब एक लास्ट आखिरी क्वेश्चन करते हैं। इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटरिंग एंड लीविंग एंड एनक्लोज सरफेस इज φ1 एंड φ2 देन द चार्ज इनसाइड द सरफेस इज, अंदर चार्ज कितना है वो फाइंड करना है। मुझे गिवन है फ्लक्स φ1 एंड φ2 एंटरिंग एंड लिविंग। अब क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन के अंदर एप्सिलॉन नॉट गिवन है और फाई के फॉर्मेट में गिवन है, तो इसका मतलब मुझे यूज़ करना पड़ेगा गॉस लॉ फाई इज इक्वल्स टू समेशन क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ना क्योंकि मुझे चार्ज फाइंड करना है इसलिए समेशन क्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फाई। ना फाई, अब फाई में पे 2 गिवन है, φ1 एंड φ2। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेट फ्लक्स बाहर होगा, मतलब लिविंग होगा नेट फ्लक्स, और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो नेट फ्लक्स एंटरिंग होगा, क्योंकि नेट फ्लक्स अगर नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स अंदर आता है और पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स बाहर जाता है। सो ऑप्शन के अंदर में सारे के सारे पॉजिटिव है, इसका मतलब जो भी फ्लक्स जा रहा है वो हमेशा बाहर ही जाएगा। सो बाहर जाने के लिए, बाहर का मतलब लिविंग, इसका मतलब लिविंग वाला फ्लक्स ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू एंटरिंग। सो लिविंग फ्लक्स φ2 शुड बी ग्रेटर देन φ1। अगर φ2 ज़्यादा है तो नेट फ्लक्स कितना होगा? नेट फ्लक्स विल बी φ2 माइनस φ1, उतना नेट फ्लक्स होगा। सो ऑप्शन इज सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, φ2 माइनस φ1 इंटू एप्सिलॉन नॉट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था गॉस लॉ के बारे में।